हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बच्चों का विद्या एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। आई एम वेदवीर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं नई यूनिट के बारे में, दैट इज बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनमें ये टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस के नाम से, और जितने भी मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं उसमें ये यूनिट है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोनों यूनिट आपके सेम है, नेम का डिफरेंस है, टॉपिक आपके सिमिलर है। चलिए, इसकी यूनिट की बात करें और वेटेज की अगर हम बात करें तो इस यूनिट में से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 8 to 9। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपकी रहने वाली हैं। एमसीक्यू बेस्ड आपका पूरा पैटर्न रहेगा, और जिसमें से असर्शन स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजनिंग बेस्ड और आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपके इसमें से रहते हैं। इसमें से मैचिंग भी आपके आ जाती है, सीक्वेंस भी आ जाते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों रहेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो बिजनेस फाइनेंस है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको हम कैसे बिजनेस में अप्लाई करते हैं। इट इज अ फंक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। हम जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं या फाइनेंशियल कंसर्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू ऑपरेट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फंक्शन स्मूथली। तो इसमें हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे सिलेबस में क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हमें जो यूनिट्स है अपनी कवर अप करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, और दूसरा पार्ट है आपका सेकेंड हाफ जो पार्ट है आपका, उसमें हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पर स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और लीज फाइनेंसिंग, नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन आपका इसी पार्ट में कवर होने वाला है कि भाई आपका नेचर क्या है, फीचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, वहां पर वो सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं। बट इसमें से इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो कॉमर्स में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आया था और मैनेजमेंट में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आया था। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आपके मिलते ही मिलते हैं, जिसमें से ये पूछेगा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है, इनकी असम्पशन पूछता है, और एक एक थ्योरी को आपको डिटेल में पढ़ना है। जिसे आपके जो है नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है आपके, और आपके जो है एमएम अप्रोच है। एक एक मॉडल को आपको जो है ध्यान से समझना है कि ये मॉडल हमारे क्या कहते हैं, किसके क्या एक्सप्लेनेशन है, किसने क्या बताया, किसने क्या एजम्पशन ली, तो उनको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एक से दो क्वेश्चन आपके मिलते ही मिलते हैं। फिर उसके बाद है आपकी कैपिटल बजटिंग, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी टेक्निक्स पूछता है, जिसमें से पेपर में पूछेगा एनपीवी क्या होती है, आईआरआर क्या होती है, पेबैक क्या होती है, आपका जो है पीआई टेक्निक क्या होती है। तो इसमें कौन सी टेक्निक हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक है, कौन सी हमारी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है, कैपिटल बजटिंग का यूज क्या होता है, कैसे हम बिजनेस में प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया हमारा क्या रहता है, तो वो सारा हमारा कैपिटल बजटिंग में कवर करेगा। उसके बाद आता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के फीचर, इसकी थ्योरीज और इसके साथ साथ में इसके कंपोनेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट और आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट, तीनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनके मॉडल्स पूछता है। इनका ईओक्यू का क्वेश्चन आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आता है रिसीवेबल मैनेजमेंट, और इसमें से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, डिविडेंड डिसीजन के बारे में, कि डिविडेंड डिसीजन हमारे क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, कब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, डिविडेंड की पॉलिसीज क्या होती हैं, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है, क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है, नहीं देती है तो क्या होगा, देती है तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर्स, राइट। तो इसमें से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीजें कवर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हाफ पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके एडीआर है, जीडीआर है, इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और इसके साथ साथ में आपका फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इसमें आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस, मल्टीनेशनल आपका जो है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन जो वो आपके पूछ ले जाता है। मैनेजमेंट वाले बच्चों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना है, एडीआर जीडीआर बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इसी में आपका जो है आर्बिट्रेज, हेजिंग वगैरह वो सारा आपका इसी में कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, हेजिंग टेक्निक्स और आपका जो आर्बिट्रेज वगैरह वो सारा आपका यहीं पर कवर होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, बिजनेस और फाइनेंस
वो फाइनेंस जो हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस और टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। एक बिजनेस में जितना भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है, सब में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब वो चाहे हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, जब से आप बिजनेस को सेटअप करते हो और जब तक आप कंपनी को बंद नहीं कर देते, तब तक हमारा जो सारे डिसीजन है वो बिजनेस से रिलेटेड लिए जाते हैं। अब वो बिजनेस से रिलेटेड हम कैसे डिसीजन लेंगे, कहां से पैसा आएगा, कितना पैसा है, कितना पैसा और चाहिए, वो बिजनेस को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो सारा हमारा इसमें आ जाता है। क्योंकि फाइनेंस हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एक बॉडी में हमारा ब्लड होता है, ऐसे ही हमारा बिजनेस में फाइनेंस होता है। पैसा नहीं है तो आपके लिए सारे जो फंक्शन है वो यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हम जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे हम एचआर कर रहे हैं, चाहे हम आपका जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, चाहे हमारा आईटी है, चाहे हमारा परचेज है, चाहे हमारा सेल्स है, सब डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब उसको फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना और फंड को कंट्रोल करना, ये जो काम रहता है वो किसका रहता है? एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, या इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जहां पर भी मैनेजमेंट वर्ड आ जाता है वहां पे आप डायरेक्टली समझ सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन जब मैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूं या मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, it means we have to take decision regarding the financial activity of the business। मतलब हम ये देखेंगे कि फाइनेंस को जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, किस टाइम पे देना है, पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां से, कैसे हम जिन लोगों का पैसा लिया है उनको हम वापस करेंगे, उनका पैसा कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। पैसा लेना ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे को वापस भी करना होता है। वो पैसा हम कैसे वापस करेंगे? मान लो मैंने आपसे पैसा ले लिया, पैसा लेके मैंने आपको एज इट इज वापस दे दिया, तो उसका यूज क्या हुआ? उस पैसे को मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं, वहां से मुझे रिटर्न मिले, उसमें से मैं आपको भी रिटर्न दूं, तो यही तो चीजें होती है सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो यहाँ पर यही चीज हमारा बताता है कि बिजनेस में जितना भी हमारा कैपिटल, फंड, मनी और हमारा अमाउंट जितना फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको हम एक्सेस करेंगे। इट मींस प्रोविजन ऑफ मनी एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में जो पैसा हमारा चाहिए वो पैसा हमारे पास आएगा कहां से, उसका पहले से ही प्रोविजन बना के चलना कि जब हमें पैसा चाहिए उस टाइम पे हमारे पास पैसा होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि अगर मान लो मेरे को बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मेरे पास फंड जो है वो अवेलेबल कम है, या मेरे पास कम रिक्वायरमेंट है, आपके पास फंड अवेलेबल ज्यादा है, दोनों ही चीजें हमारे लिए बेकार है। मान लो मुझे 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो 4 लाख रुपए मेरे यूजलेस है, उस पैसे को मैं कहीं दूसरे का इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिस कर रहा हूँ। अब मान लो मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 2 लाख रुपए, तो उससे मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो ऐसे ही बिजनेस में सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, सबको कंट्रोल करना और सबके लिए फाइनेंस की एक्टिविटीज को डिसीजन लेना, वो सारा जो काम होता है वो किसका होता है? फाइनेंशियल मैनेजर का रहता है। ये मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड। कि फंड अगर कोई डिपार्टमेंट मुझे ये कह देता है कि भाई साहब ऐसा है, कल से हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, तो उसके लिए जो क्वेश्चनेबल जो पर्सन रहेगा वो कौन रहेगा? फाइनेंस मैनेजर है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी? फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको फाइनेंस मैनेज करना था, यही आपका काम था और वही काम आपने किया नहीं। आप कितने स्मूथली और कितनी अपनी इफेक्टिवली, अपनी एफिशिएंसी के साथ में अपने बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए यहां पर क्या कहता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड यूज्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज हो रही है हमारी फाइनेंस से रिलेटेड, उनको प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, फंड को रेज करना, फंड को कंट्रोल करना, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना, पूरा मतलब निगरानी रखना, पूरी प्रॉपर जो है सिस्टम को मैनेज करना। आपको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अपना करना है ताकि हमें पता है कि भाई हमारे पास कितना फंड है और हमें किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करना है। यही सारे डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग जो क्राइटेरिया आपका रहता है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि हम जितना भी खाली पैसा लेना ही आपका सब कुछ नहीं है, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, उसको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको आप जो है रिटर्न आपको करना विद द एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न के साथ में आप उसको वापस करना, उसको मैनेज करना और ये चीजें देखना कि भाई हम अपने बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उसको प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन कर पाए, क्योंकि इस एक एक्टिविटी से हमारी बाकी सारी एक्टिविटी कनेक्टेड है। फाइनेंस से आपका एचआर कनेक्ट है, फाइनेंस से आपका ओबी कनेक्ट है, फाइनेंस से आपका जो है मैनेजमेंट कनेक्ट है, फाइनेंस से आपकी जो है प्रोडक्शन है, आईटी है, एचआर है और आपकी बाकी एक्टिविटीज भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉपरली चीजों को देखना, ये सारा हमारा किस में आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। चलिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्यों करते हैं, क्या हमारे फंक्शंस रहते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस है और आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आपका मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटीज है और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हमारे पास एक गोल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे दो, कौन कौन से, एक होता हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, प्रॉफिट मींस कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। भैया एनजीओ तो हमारी है नहीं, हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में हम किसके लिए पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट के लिए हम पैसा कमा रहे हैं। और हम ये भी चीजें देखते हैं कि भाई अगर हम सही तरीके से स्मूथली बिजनेस को रन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा होगा तो हम बाकी की चीजों को प्लान कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये होता है कि भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोग ये सोचते हैं कि कंपनी अपना नियर फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। इसके लिए कंपनी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करती है, पूरा सिस्टम मैनेज करती है, तब जाके हमारा कहीं प्रॉफिट जनरेट हो पाता है। तो हमें क्यों करना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कमाना कंपनी का मेन एम होता है कि भाई हम जो है प्रॉफिट जनरेट करें, प्रॉफिट होगा तो हम आगे के बारे में सोच पाएंगे। देखो, आप लोग भी जानते हो कि भाई बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा हमारे पास कहां से आएगा, प्रॉफिट से आएगा। अब प्रॉफिट क्या है, एक पैरामीटर है आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की लाइफ का पैरामीटर क्या है, आपका रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट है वो बताता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे, आप जो रिजल्ट है वो हमारा बताएगा कि आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है, कैसा आपने पढ़ाई करी थी, क्या चीजें। एट द एंड सबको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। बिजनेस की एक्टिविटीज में भी सबसे लास्ट में हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। भाई सब चीजें आपने मैनेज कर ली लेकिन लास्ट में आप प्रॉफिट नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है, बाकी चीजों से आपने क्या किया क्या नहीं करा हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें एट द एंड क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हर कोई बंदा किस पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। शेयर होल्डर किस पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। मैनेजमेंट किस पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। डेटर्स किस पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिट पे। क्रेडिटर किस पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिट पे। इंप्लॉय किस पे डिपेंडेंट है, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट होगा तो हमारा बिजनेस आगे सर्वाइव कर पाएगा, प्रॉफिट नहीं रहेगा तो हम आगे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। कोविड आया मार्केट में, वही बिजनेस सर्वाइव कर पाए जिनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट था या जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ठीक है, फंड रहेगा तो हम आगे इमरजेंसी से डील कर सकते हैं, फंड रहेगा तो हम आगे बिजनेस में भी आगे पैसा लगा सकते हैं, फंड को जनरेट करके हम आगे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी हमारा CSR है, ये जो बाकी की एक्टिविटीज हैं उनके लिए भी हम प्लान कर सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉय का वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं। प्रॉफिट होगा तो हम जो है अपने सारे फंक्शंस को स्मूथली रन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, बाहर से कितना पैसा लेके लगाओगे तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। और बिजनेस में आपकी जो एफिशिएंसी मेजर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कि भाई आप कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हो, कितने जो है स्मूथली आप काम कर रहे हो, वो किससे पता चलेगा, आपका प्रॉफिट से। कोई भी बिजनेस है अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट अगर नहीं आ रहा है तो हमारे लिए ये समस्या है कि वो बिजनेस में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का इशू है। भाई सब चीजें आपने करी, प्रॉफिट नहीं आया तो क्या लॉजिक है उसका करने का, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि खाली प्रॉफिट ही हमारा सब कुछ नहीं होता है। इसके लिए कुछ लोगों ने इसको अगेंस्ट में भी काम लिया कि देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, लेकिन हमारा जो है ये नहीं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रॉफिट है वो एक वेग टर्म है। वेग टर्म मतलब
अनक्लियर टर्म होते हैं, क्योंकि हम जब प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कौन से प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं? देखो प्रॉफिट हमारे बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से? आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो वो बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, लेकिन कौन सी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ये चीजें कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अनक्लियर टर्म तो अपने आप ही हो गई। नेक्स्ट कहता है इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या कहता है कि जब हम प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कहता है कि रुपी अर्न टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन रुपी अर्न टुमारो। आज जो आप पैसा कमा रहे हो, आज जो पैसा आपके पास है उसकी वैल्यू ज्यादा है रेदर देन कि आप वो पैसा फ्यूचर में अर्न करोगे। तो ये कहता है कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है हमें प्रॉफिट होना चाहिए, भले ही चाहे आपको 2 दिन बाद मिल जाए, 2 महीने बाद मिल जाए, 4 महीने बाद मिल जाए, 6 महीने बाद मिल जाए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में आ गया, उसने पूछ लिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्लूड टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्लूड इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वही इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा, अदरवाइज आप यही सोचते रहोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसका दोनों आपस में क्या रिलेशन है। देखो कई बार क्या हो जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में कंपनी इतनी पागल हो जाती है कि उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, कंपनी को ये लगता है भाई प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट कमाओ। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कई बार कंपनी विंडो ड्रेसिंग कर देती है। कई बार कंपनी ये कह देती है कि भाई हम जो है इमोरल प्रैक्टिसेस हम लोग कई बार कर देते हैं और हम लोग ये सोचते हैं हमने प्रॉफिट कमाया सीएसआर करने के लिए थोड़ी कमाया है, हमने प्रॉफिट कमाया तो इसलिए थोड़ी कमाया कि हम सब में बांटते फिरें। तो यहाँ पर कंपनी कई बार जो है ये चीजें निग्लेक्ट आपका आ जाता है। तो ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट आएंगे। तो इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप हमेशा क्या करोगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में डिस्कस करोगे। हम बात करेंगे किसके बारे में, वेल्थ के बारे में। वेल्थ का मतलब क्या होता है, वैल्यू वर्थ। मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया था उस कंपनी में मेरी वर्थ कितनी है और मेरी वैल्यू कितनी है। ये मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा कि मेरी वैल्यू कितनी है मेरी वर्थ कितनी है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो किसी कंपनी में आपने जो है शेयर खरीदे, ठीक है, किसी कंपनी में आपने शेयर खरीदे 200, ठीक है, किसी कंपनी में आपने शेयर खरीदे कितने 200। अब 200 में आपका जो पर शेयर की वैल्यू है वो है आपके 100 रुपीज। 200 इंटू में 100 कितना हो गया 20,000। अब मान लो शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ के कितना हो गया 120 हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 120 इंटू में 200 यानी आपके 24,000। तो मतलब शेयर प्राइस बढ़ने से आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मान लो मेरा 100 का शेयर जो हो गया वो 80 का हो गया तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई और कम हो गई, 16,000 रह गई। आपने लगाए कितने थे 20,000, वैल्यू कितनी मिली 16,000। तो कई बार ये कहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपको अगर लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस जनरेट करना है तो आपको इन्वेस्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, भाई मैं भी आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगा रहा हूं, प्रॉफिट के लिए। आप कंपनी मुझसे पैसा ले रहे हो क्यों, क्योंकि आपको भी प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप मुझे पैसा दे पाओगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि आपको वर्थ के बारे में बात करनी है, आपको वैल्यू के बारे में बात करनी है कि जो इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है उसको कभी भी ये ना लगे कि मेरे पैसे की तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मेरे पैसे में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही। तो यहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न अप्रोच कहती है जिसका पैसा लिया है उसको सूद समेत, उसको ब्याज समेत उसका पैसा रिटर्न कर दो टाइमली और हर उसमें जो है इंक्रीमेंट आप कर दो। उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है और आपका बिजनेस जो वो चलता रहेगा। अगर आपने पैसा लेके वापस नहीं किया या उनको टाइमली रिटर्न नहीं दी तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मन में एक डाउट आ जाता है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आपका आ जाता है। जहां पर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आपका आ जाए वहां पर हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी यही सोचेंगे कि भाई मुझे 2 पैसे की इंक्रीमेंट हो जाए, मुझे टाइमली मेरा पैसा मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये कहता है कि वेल्थ में कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट शेयर। मार्केट प्राइस बढ़ता है, नंबर ऑफ शेयर तो आपके उतने ही रहेंगे, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट प्राइस घटेगा तो वैल्यू आपकी घटेगी। अब क्वेश्चन ये आता है मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा तो आपका मार्केट प्राइस घट जाएगा। क्योंकि लोग जो है क्या देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग जो है आपका प्रॉफिट देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉफिट होगा तो हम उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट
नहीं करेंगे। बात करते हैं हम इसके बारे में कि वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, हम कैसे अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ हमारी ट्रिक्स हैं। क्या? पहली चीज ये, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। आपके पास हमेशा ये चीज एंश्योरिटी होनी चाहिए कि हमें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइस। अगर आपने बहुत ज्यादा महंगा लोन ले लिया तो वो भी हमारा बेकार है, क्योंकि हम पता चले भाई लोन भरते भरते ही हम जो है यहाँ से बिजनेस अपना बंद करना पड़े। तो ठीक है, बहुत महंगा लोन ना ले। और टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जब पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी आप पैसा ले। अगर इंटरनल फंड पड़ा है तो आप इंटरनल फंड को यूज करें, एक्सटर्नल फंड आप ना लें। तो आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कि भाई हमारे पास अपना पैसा पड़ा है, हम अपने पैसे को यूज करें या हम बाहर से पैसा ले लें, हम बोरोइंग ले लें या हम अपने इंटरनल फंड को, ओनर्स कैपिटल फंड को हम यूज करें। तो डिपेंड करता है कि हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। प्लस जो प्रॉफिट आ गया, ऐसा नहीं है प्रॉफिट आ गया तो चलो भैया उड़ाओ, चलो पार्टी करो, इसको दे दिया उसको दे दिया। नहीं भैया, आप अपना रिजर्व आप मेंटेन करके चलो, आप अपने सीक्रेसी आप उसको मेंटेन करके रखो, ताकि ऐसा नहीं है कि कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पे आपका प्रॉफिट नहीं होगा बट स्टिल यू हैव टू सर्वाइव। ऐसे में सर्वाइव कैसे करोगे? ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये आपको सर्वाइव करवाने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भाई आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको एडिक्वेट रिटर्न जो है वो लोगों को प्रोवाइड करनी है। अगर आप एडिक्वेट रिटर्न दे पा रहे हैं तो आपसे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ये चीज एंश्योर करवानी है। इसके साथ साथ में अगर आपको देखो, सबसे पहले बिजनेस क्या करता है? अपने सर्वाइवल के बारे में बात करेगा, उसके बाद बिजनेस बात करेगा किसके बारे में? प्रॉफिट के बारे में। पहले आपका सर्वाइवल होना चाहिए कि बिजनेस आपका सर्वाइव करता रहे, जितना पैसा आ रहा है, बाहर के लोगों का जितना पैसा है वो पैसा हमारा निकलता रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप क्या करोगे? प्रॉफिट के बारे में बात करोगे कि भाई 2 पैसा मेरी जेब में भी आना चाहिए। भाई हमेशा सर्वाइव तो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन 2 पैसा मेरी जेब में भी आना चाहिए। भाई दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भाई मेरी जेब में भी 2 पैसे जाने चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट के बारे में बात करोगे, प्रॉफिट कमा लिया, सब चीजें कर ली। अब हमारे बिजनेस की ग्रोथ का क्या? तो हम अपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में भी बात करेंगे। वो हम कब बात करेंगे? जब आपके पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट से ही हम आगे ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डिक्लाइनिंग फर्म में तो कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा नहीं। इसलिए अगर आपकी फर्म ग्रो कर रही है, आगे फर्म आपकी बढ़ रही है, तो ही आप बिजनेस में आगे इंप्रूव कर पाएंगे। इसलिए हमें जो है वो हमेशा अपना रिजर्व मेंटेन करना है, अपने पास प्रॉफिट मेंटेन करने हैं, ताकि हम आगे सर्वाइव कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डेवलपिंग अ साउंड एंड इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। हम वो सारे रिसोर्सेज को यूज करें जो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब पैसा। अब मैंने आपको बताया ऐसे कॉम्बिनेशन को आप यूज करें जिससे हमारी कॉस्ट जो क्या हो, मिनिमम हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है? कैपिटल को अरेंज करने का जो हमारा खर्चा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिवेंचर दे रहे हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट देना है, शेयर होल्डर को उसके बदले में हमें डिविडेंड देना है, इसके बाद आपका जो प्रेफरेंस शेयर है उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? देखो, कोई भी अगर हमें फंड दे रहा है तो फ्री में नहीं दे रहा है, उसके बदले में वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ वो कॉस्ट चार्ज करेगा। वो जो कॉस्ट चार्ज कर रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट, देखिए इसके साथ साथ हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है वो क्या होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट वे में होनी चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं हो रही हैं तो आपके पास पैसा होते हुए भी आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे। पैसा है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और पैसे ना होने की वजह से आपकी जो सारी एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगे? आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा। बात करते हैं हम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया कि हमारा बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, मीनिंग, नेचर, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव। आगे कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को डाउनलोड कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे क्लासेस में जल्द से जल्द आप एनरोलमेंट करवाएं। और इन्हीं सब चीजों के लिए रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।